अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान होंगे, खुशबाश होंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि 7, 8, 9 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं। आज की वीडियो को ज़रा संजीदगी से देखिएगा और बीच में हम फन भी करेंगे, लेकिन आज का वीडियो आप लोगों के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ खतरनाक किस्म की इतलात मुझे मौसूल हुई हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, इमरान नियाज़ी साहब के कज़न हैं, वो भी नियाज़ी साहब हैं ऑब्वियसली। उन्होंने एक बात की है। वो बात सुनवाने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नियाज़ी साहब जो हैं, उनके बारे में पहले जो यूथियाज थे वो क्या करते थे कि वो कहते थे कि कुछ भी हो जाए नियाज़ी साहब मुल्क छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। वो कहते थे कि ये तो चोरों के काम है, वो भाग जाते हैं। नवाज शरीफ का नाम लेते थे, बाकी लोगों का नाम लेते थे। फिर वो कहते थे कि नियाज़ी साहब जो हैं वो बिल्कुल भी करप्ट लीडर नहीं है, करप्शन का दूर दूर तक उनसे ताल्लुक नहीं है। लेकिन फिर आपने देखा कि किस तरह से अलकादर यूनिवर्सिटी से लेकर 190 मिलियन पाउंड तक और फिर किस किस तरह से ये सारी चीज़ें मंजर आम पर आई। आपने देखा फैसल वाउडा से लेकर तमाम लोग, और फिर आपने देखा सब लोग छोड़ गए। फिर आप लोगों को मैंने वो खत भी दिखाया, वो लेटर दिखाया तहरीक इंसाफ का। उसमें नियाज़ी साहब जो है अमरीकी कांग्रेस खातून को, मैक्सिम मोर को ये यकीन दहानी करा रहे थे कि अगर आप मुझे दोबारा से वज़ीर आज़म बनाएंगे तो मैं पाकिस्तान की फ़ौज भी ख़त्म कर दूंगा, अल्लाह रहम करे उनके मुंह में खाक। और दूसरा उन्होंने कहा था कि जी मैं जितने भी एटमी तनसीबात हैं उनको भी ख़त्म कर दूंगा। तो वो सबूत मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद फिर आपको याद होगा कि प्रीवियस व्लॉग्स में मैं आपको पहले ही खबर दे चुकी थी। मेरे मुर्गे इस बात की गवाही दे रहे हैं, उनकी आवाज़ें आपको आ रही होंगी। तो इससे पहले जो है वो नियाज़ी साहब ये बात भी कर चुके हैं कि मैं जो हूँ मुल्क से वो फरार होने की कोशिश करें। मैंने पहले भी वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो मैंने आपको वहाँ पे तफसीलात दी हैं। एक वीडियो में मैंने तफसीलात दी थी, एक वीडियो में मैंने आपको वीडियो सबूत भी दिखाया था। तो खान साहब जो है इस वक्त किसी भी सूरत डील करके बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं वो किसी भी सूरत ना डील करना चाहते हैं ना डील देना चाहते हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों में ये जो एक योम शोहदा तकरीब हुई है, उसमें उन्होंने अपने साथ जनरल बाजवा को भी बिठाया हुआ था। बहुत सारे लोगों ने जनरल आसिम मुनीर को तनकीद भी की। उन्होंने कहा कि जी बाजवा साहब ने इतनी करप्शन की, बाजवा साहब को साथ क्यों बिठाया। तो मैं आपको बता दूं कि बाजवा साहब को साथ बैठाने का मकसद ये था कि वो ये बताना चाह रहे थे कि जिस पेज पे मैं हूँ बाजवा भी वो साथ बैठा हुआ है, यानी कि फैज़ जो है वो अलग हैं, वो फैज़याब अब मजीद फैज़याब नहीं हो सकते। ये भी एक खास किस्म का मैसेज था। तो अब मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ कि नियाज़ी साहब के जो कज़न हैं वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो नियाज़ी साहब की ज़िंदगी के ऐसे ऐसे राज जानते हैं कि वो इस बात की गवाही देते हैं कि नियाज़ी साहब का ताल्लुक जो है वो यहूदियों और कादियानियों के लॉबीज़ के साथ है। वो उनके लिए काम करते हैं और उनका कहना यह है कि अगर खान साहब को बाहर जाने दिया गया, उनकी बीवी को डील करके भेजा गया, तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे, क्योंकि वहाँ जाकर वो उन लोगों के साथ मिलकर खुदा न खास्ता मुल्क तोड़ने की बात कर सकते हैं, एक नए मुल्क की डिमांड कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं खुद ही सुनिए। मैं सिर्फ इतने अल्फाज कहूंगा कि बाहर भेजना इमरान को, इससे बड़ी मुल्क के साथ गद्दारी नहीं होगी। मैं बिल्कुल क्लियर आपको बात बता रहा हूं। ये मुल्क दुश्मनी होगी, ये बहुत बड़ी गद्दारी होगी। और इस फितरे को मजीद बड़ी फील्ड देने की बात है कि ये छोटी फील्ड से निकल के बड़ी फील्ड में पहुंच जाए और वहां जाके इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर न छोड़े। और इस सारी सूरत हाल को मैं अपनी जाती तौर पर समझता हूं कि इसको जो भी इंजाम इसका होना है इसी मुल्क के अंदर होना है। और जिस तरीके से ये इस मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे, इसी तरीके से इसको बर्बाद करने की पूरी तरह इसका सिस्टम बनाया जाए और इसको कटहरे में लाया जाए ताकि ये अपने किए की सजा भुगते। और मैं आपको गारंटी से बात करता हूं, इसको जेल भेजें, 15 दिन के बाद ये माफी मांग के बाहर आने की कोशिश न करे तो मुझे पकड़ लीजिएगा। एटम बम फेंक दिया जाए और इमरान खान से पूछा जाए जी आप, वो कहेगा मेरा क्या, मेरा हिस्सा किधर गया। वो ये नहीं सोचेगा कि पाकिस्तान तबाह हो रहा है, वो कहेगा मेरा हिस्सा किधर गया, जो मैं मांग रहा हूं वो मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। दूसरी बात, पीडीएम की सारी जमातों को मैं कह देना चाहता हूं, पैगाम कान खोल के सुन ले, अभी तक इमरान का आपने 10, 15, 20% फेस देखा है। ओह माय गॉड। अभी 80% फेस इमरान का सामने आना बाकी है। ओह माय गॉड। मैं डॉक्टर साहब के दिन पर्सनल मुलाकात में मैं आपके सामने वो हकीकतें रखूंगा जिनको इमरान तो छोड़ दुनिया का कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता। आई एम विटनेस टू दैट। आई विटनेस। इमरान साहब से पूछें
अजाबिल नाइट क्लब कौन सी जगह थी और कौन होता था वहां पर, किसकी मीटिंग होती थी 93 94 में? ये फंडिंग कहां से हुई है? गोल्ड स्मिथ ने कितने अरब रुपए पाकिस्तान में किस जरिए से भिजवाया है? पूछ के बता दे मुझे इमरान से। जी, तो आप लोगों ने देखा। अब चलते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि न्याजी साहब और उनकी पार्टी के जो लोग हैं, मुझे लगता है उनकी अक्ल के ऊपर जो है ना, मैं पहले कहती थी कोई चीज़ है, कोई पर्दा है, वो पर्दा जो है ना वो अब हमें नज़र आना शुरू हो गया। हमारी नज़रों से पहले वो ओझल था, हमें वो पहले पर्दा नज़र नहीं आता था। तो वो नज़र हमें कैसे आना शुरू हुआ? वो पर्दा पहले न्याजी साहब के सर पे बाल्टी की सूरत में हमें नजर आया। अब न्याजी साहब की पार्टी के लोग अदालतों में जब जा रहे हैं तो वहां पर वो अपने मुंह के ऊपर शॉपर लेकर फिर रहे होते हैं। तो ये आपको साथ साथ नजर आ रहा होगा, खवातीन जाती हैं और शॉपर के अंदर 2 सुराख करते हैं, ठीक है, नाक के अंदर 2 सुराख करती हैं और शॉपर पहन के वो बाहर निकल जाती हैं। मेरी समझ से बाहर है ये किस मंतक, किस दिमाग और किस जहन के लोग हैं, किस कुमाश के लोग हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। चलिए जी, ये सब कुछ तो अज़रा तफन्नुन था। अब चलते हैं जी अगले पॉइंट पे। तो मैं आपको बता दूं कि ज़नान पार्क के अंदर जिस वक्त रौनकें बहाल थीं, जिस वक्त न्याजी साहब रोज़ाना लोगों से ओथ लिया करते थे, उनके जो आगे वो खुद तो लीडर थे ना, खुद तो मुर्शिद थे, उनके साथ जो अंडर उनके काम करने वाले लोग थे, उनमें एक साहब थे जिनका नाम था जावेद, आगे मुझे नाम नहीं लेना आ रहा, अक्का खेल, जक्का खेल, क्या नाम है इनका, इनके नॉर्दर्न एरियाज़ के इस तरह के नाम होते हैं। ये साबिक नाजिम थे न्याजी साहब की पार्टी के। इनका एक वीडियो बयान आया है जिसमें इन्होंने भी एज यूजुअल ये ऐलान किया है कि ये पार्टी को छोड़ रहे हैं, न्याजी साहब को गालियां भी दे रहे हैं, उनको बुरा भला भी कह रहे हैं, उनको यहूदी एजेंट भी कह रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि ये साहब जो है इतनी आसानी से निकल तो गए हैं ये कहकर, लेकिन इनका जुर्म क्या था? इनका जुर्म ये था कि वहाँ पे जिन लोगों को ओथ लिया जाता था ना कि अगर न्याजी साहब गिरफ्तार हुए तो आप लोगों ने टैंकों के नीचे आके लेट जाना है, आप लोगों को तंसीबात दिखा दी गई हैं, हमला कर देना है, ये उन लोगों में शामिल थे। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। मेरा नाम जावेद खान अकाखेल है, मैं साबिका जनरल काउंसलर हूँ और मैं पीटीआई से ताल्लुक़ रखता था। लेकिन जो 9 मई को जो वाकया पेश आया और फौजियों के अमलाक पे, मतलब फौजियों के दफातर पे, मतलब कोर कमांडो लाहौर पे और जीएचक्यू इस्लामाबाद में जो हमले हुए, ये इमरान खान जो है ना, ये अमेरिका का एजेंट है। और आज के बाद मेरा और मेरा फैमिली का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं रहा। आज के बाद मैं पीटीआई से इस्तीफा दे रहा हूँ, मतलब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है पीटीआई से। जी, तो आप लोगों ने वीडियो देखा। अब चलते हैं जी शेख रशीद साहब की तरफ। वो शेख रशीद जब जो सिगार पीते हुए कहते थे ना, जी ये जेल जो है ना जी, ये मेरा ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है और जी मैं जेल जाने से नहीं डरता। अब वो क्या फरमा रहे हैं? वो मिन्नत तरलों पे आ गए। वो असल में ना, मैंने आपको पिछले दिनों में बताया था कि शेख रशीद को कॉल्स कर रहे थे न्याजी साहब, तो शेख रशीद उनका फ़ोन नहीं पिक कर रहे थे। क्यों कॉल कर रहे थे? आपको याद होगा, मैंने प्रीवियस व्लॉग्स में आपको बताया था कि जब इनकी नैब पिंडी के अंदर पेशी थी तो न्याजी साहब चाहते थे कि शेख रशीद जो है वहाँ पे ख़वातीन का वहाँ पे जलसा जुलूस करवाएं, उन ख़वातीन को सामने लाकर बुशरा बीबी के हक में बयानात यानी नारे लगवाएं। वो उस वक्त उनकी मुर्शिद थी, अब तो उन्होंने उनके नाम की अंगूठी भी उतार दिया है। तो जो शेख रशीद हैं ये आराम से लम्बे पैगे हुए थे, ये बिल्कुल उनकी कॉल नहीं सुन रहे थे। और अब उनका बयान है, मैं जी मेरी जिंदगी को बहुत खतरा है जी। तो वो क्या फरमा रहे हैं, खुद सुनिए। जनाब चीफ जस्टिस साहब, मैं पहली दफ़ा आपसे अपील कर रहा हूँ कि रियासत और सियासत को गंदा और परगंदा किया जा रहा है और मेरी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए 3 आदमियों को एंगेज किया जा रहा है। मैं मौत और हयात की इस कश्मकश में आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अल कादरा ट्रस्ट के एजेंडे के वक्त मौजूद नहीं था। जी, तो आपने शेख रशीद का वीडियो देखा। इस पे मुझे ना, वो मैंने एक टिकटॉक देखा था, एक बंदा उसको इंजेक्शन लगना था। वैसे मेरी अपनी भी ये हालत होती है, मैं इंजेक्शन नहीं लगवा सकती, इतना डर लगता है। वो सुई डॉक्टर जब भर रहा होता है ना तो मैं डॉक्टर को धक्का मार के भाग जाती हूँ। ये जरा बंदे का वीडियो तो देखें।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਲਾ ਬਾਜੀ ਮਾਨ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਅਸਾਦ ਜੀ ਮੇਲੇ ਚੱਲੀਏ ਚੱਲ ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛਡਾ ਦਿਓ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਚੱਲੇ ਅਸਾਦ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ जी तो आप लोगों ने देखा, यानी बढ़ के मारते हैं और क्या बनते हैं और क्या होते हैं ये लोग। वाह वाह वाह, जिंदगी में क्या क्या मैंने देखा और क्या क्या, ये देख के ना मुझे वो कहावत याद आती है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जी तो अब चलते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट ये है कि फिरदौस आशिकवान आजकल बड़ी गज वज के बोल रही हैं। आपको पता है कि वो इतना ज़्यादा क्यों बोल रही हैं? क्योंकि अपने खान साहब के दौरे हुकूमत में बुशरा बीबी जो हैं वो इनको डायरेक्ट जो है वो डिक्टेट करती रही हैं। और आपको पता है वो ज़रा झटकी सी बंदी हैं, वो इस तरह की चीज़ें नहीं सुनती हैं, डिक्टेशन नहीं लेती हैं। और अपने दौरे हुकूमत में उनको ये भी कहा जाता था कि आपने इसके टीवी शो में जाना है, इसके टीवी शो में नहीं जाना। और फिर डांट भी पड़ती थी कि ये क्यों नहीं कहा, वो क्यों नहीं कहा। तो फिर उसके अलावा जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जब बोलने की बात की गई तो उनके ज़रा उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, क्योंकि जहांगीर तरीन ही वो शख्सियत थे जो कि फिरदौस आशिकवान को पीटीआई में लेकर आए थे। और जब खान साहब ने जो है वो इनको एज स्पोक्स पर्सन ये कहा कि आपने आज के बाद जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो है ना ओए और फलाना और ढींगना ये सब कहना शुरू करना है, तो इन्होंने जो है ना माजरत कर ली। फिरदौस आशिकवान ने जब माजरत कर ली तो उसके बाद आपको याद होगा कि इनको हटा दिया गया और इनकी जगह पर शहबाज गिल को लगाया गया था। तो अब जनाब अली जो फिरदौस आशिकवान है, आपको पता है कि पिछले कुछ अरसे से खान साहब कह रहे हैं कि बुशरा बीबी के ऊपर इल्ज़ामात क्यों लगा रहे हो। बुशरा बीबी तो मुर्शिद थी, वो तो घर में जाए नमाज पे बैठी रहती थी, उनका तो सियासत से कोई लेना देना नहीं था। प्रीवियस व्लॉग्स में भी मैं आपको सबूत दिखा चुकी हूँ कि उन्होंने क्या क्या कुछ कहा, उनकी पार्टी के लोग क्या कुछ कहते रहे हैं। अब उन्होंने एक और नई बात की है, उन्होंने कहा कि जो खान साहब हैं उनको पहले बुशरा बीबी ने हिप्नोटाइज किया, फिर उन्होंने उनको मेस्मराइज किया, फिर उन्होंने उनको मैग्नेटाइज किया। और वो क्या कह रही हैं आप खुद सुन लीजिए। आसम मुनीर साहब को हटाया जाना जो था सारी कौम के लिए एक सेटबैक भी था, और इस तरह दारों में होता नहीं है। ताने बाने थे, बनी गाला से मिलते थे, और एक ही ताकतवर शख्सियत थी वहाँ बैठी जिन्होंने खान साहब को पहले हिप्नोटाइज किया, फिर मैग्नेटाइज किया, फिर मेस्मराइज किया, और खान साहब जो है फिर भूल गए सब कुछ। जो वो कहती थी वही होता था। जी तो आप लोगों ने ये सारे वीडियोस देखे। अब चलते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट ये है कि मोनस इलाही ने जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही को बहुत बुरे तरीके से जलील करवाया। अपने ही बाप को उन्होंने उस पार्टी से जहां अच्छी खासी उनकी इज्जत बनी हुई थी वहां से हटवाया, और वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला सीन हो गया। फिर परवेज़ इलाही अपने घर से गायब हो गए, फिर स्कूल में जाके उन्होंने पनाह ली। अब उनको जब सब कुछ नज़र आ गया है तो वो फाइनली चौधरी शुजात के पास आए हैं वापस। उन्होंने उनसे रब्ता किया है। चौधरी शुजात को उन्होंने कहा है कि बराए मेहरबानी भाजी मैनू माफ़ कर दो, तो मैनू वापस जड़ना मेरे को भुल हो गई। मोनस के चक्कर च लग के मैं जड़ना इंज इंज दे काम किए, तुसीं मैनू वापस जड़ना पार्टी च ले लो। तो चौधरी शुजात साहब ने जो है ना उनके लिए ख़ास पैगाम जारी किया। चौधरी शुजात का जे तो ऐसा सोच रहा लोग तो हुण पार्टी दे विच आएगा तो इंज नहीं हो सकता, तो हुण मिट्टी पाओ। तो उन्होंने मिट्टी पा दी है। अच्छा, माजरत चाहती हूँ, आप लोग कहोगे कि सारे की नकल उतारती है। ये खबरनाक कर करके ना मुझे मिमिक्री करने की आदत है, मुझे डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट टोन्स एंड टेम्पोज में काम करने की आदत है। मैंने 1000 डिफरेंट कैरेक्टर्स परफॉर्म किए हैं, हर तरह की आवाज़ में निकाल लेती हूँ। तो इसको जो है ना अज़राह तफन्नुन नहीं लीजिएगा। बहरहाल तो जनाब अली जी चौधरी शुजात जो हैं उन्होंने लाल झंडी दिखा दिया। उन्होंने कहा जी ये पॉसिबल नहीं है। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि पिछले व्लॉग्स में मैं आपके सामने जिक्र कर चुकी हूं, मैंने आपको बताया है कि बुशरा बीबी जो हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा मुआफ़ गवाह बनने को तैयार हो गई हैं। उन्होंने जो है वो ज़नान पार्क भी छोड़ दिया है, वो वहाँ से गुलबर्ग वाले घर में शिफ्ट हो चुकी हैं। और गुलबर्ग वाला घर किसका है? वो मानिका साहब का है, यानी वो अपने प्रीवियस शौहर के पास जा चुकी हैं, उनसे जो है वो रजू कर चुकी हैं और जल्द ही वो खुला का दावा दायर करने वाली हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कमेंट सेक्शन में कि उन्होंने तो बनी गाला वाला घर या पता नहीं ये वाला जो ज़मान पार्क है ये अपने नाम पे लिखवाया था हक महर में। तो वो उस सूरत में मेरे ख्याल से उनको मिल सकता था कि अगर खान साहब उनको तलाक देते। खान साहब उनको तलाक नहीं दे रहे, वो खुद खुला के लिए अप्लाई कर रही हैं और आप देखेंगे आने वाले दिनों में। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उससे 1-2 दिन पहले आपने देखा होगा
कि अदालत के अंदर जब गए न्याजी साहब, तो अब की बार जो है वो बुशरा बीबी के इर्द गिर्द जो वो हिसार बना के चलते थे, जिस तरह वो बुशरा बीबी को प्रोटेक्ट करते थे, जिस तरह वो बुशरा बीबी के इर्द गिर्द बाजू और बाहें फैलाते थे, जिस तरह से वो उनके इर्द गिर्द टेंट बिखेरते थे, इस दफ़ा न्याजी साहब जो है वो बुशरा बीबी के साथ नहीं थे। मतलब बुशरा बीबी बिल्कुल अकेली पेश हुई हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। दूसरा सबूत ये है कि खान साहब के हाथ में जो अंगूठी थी ना बुशरा बीबी की दी हुई, जो पिछले कितने सालों से उन्होंने 2015 से पहनी हुई थी, वो 2023 में आकर उन्होंने सुट दी है, उन्होंने फेंक दी है। उन्होंने कहा है कि तेरी वजह तो है सारा कुछ हुआ है। तो अब चलते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट जनाब अली ये है नदीम मलिक साहब का। समा न्यूज़ के ऊपर इन्होंने बैठकर ये बात की है सबके सामने गजवाज के कि वो लोग जो नवाज शरीफ साहब के ऊपर माजी में बहुत गंदे गंदे इल्ज़ामात लगाते रहे और कहते रहे कि जी उनको नाअहल किया गया, और वो तो चाहते हैं आजकल जिस तरह आपको पता है कि 60 दिन के अंदर अंदर जो नया कानून बना है उसके अकॉर्डिंगली उनकी अहलियत जो है वो बहाल होगी और वो फिर से वज़ीर आज़म बन सकेंगे। ये एक खुशाइन बात है। लेकिन माजी में जब उनको ऑफ़र की गई, और किस दौर में की गई, खान साहब के दौरे हुकूमत में की गई। खान साहब ये चाहते थे कि नवाज शरीफ जो नाअहल है उनको अहल कर दिया जाए, मगर बदले में बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिले, जिस पे कि नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया था। और ये सुनिए क्या कह रहे हैं वो। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं न्यूज़ आपके साथ शेयर करूं, किसी स्टेज पे जनरल बाजवा के आखिरी दिनों में असद उमर और परवेज़ खटक को पीटीआई ने जनरल बाजवा के पास भेजा था। आई थिंक सितंबर 2022 की बात है, अभी वो उनकी टर्म ख़त्म नहीं हुई थी, सितंबर या अक्टूबर के महीने की बात है कि नवाज शरीफ की नाअहली पार्लिमान के ज़रिए ख़त्म कर देते हैं 62(1)(f) की, और आप इन ऑफिस रहें और अप्रैल में इलेक्शन करवा दें। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन की ऑफ़र थी और नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करने का मामला था। लेकिन जब ये पैगाम नवाज शरीफ तक पहुँचाया गया तो ही रिफ्यूज़ड। उसने कहा कि एक तो एक्सटेंशन की हिमायत नहीं करूँगा, दूसरा मुझे अदालतों ने नाअहल किया था, अदालतों से ही बहाली चाहिए। अब जनाब चलते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट ये है कि आपको पता होगा कि न्याजी साहब ने कुछ दिन पहले ये ऐलान किया कि अगर उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो उनकी पार्टी को 2 लोग चलाएंगे। 2 लोगों के उन्होंने नाम लिए थे। एक उन्होंने शाह महमूद कुरैशी का नाम लिया था, दूसरा उन्होंने परवेज़ खटक साहब का नाम लिया था। लेकिन अब आपको पता है कि डब्बू साहब ने जब से अपनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा से की है, ये वही डब्बू साहब है जो भाग गए थे, जो कहते थे कि मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो फिर से वापस आए हैं। वो एक बिल्ला होता है ना, वो की चीज़ खा के वापस भाग देता फिर वापस आता है। तो डब्बू साहब ने कहा कि हमारी मुलाकात हुई है जी शाह महमूद कुरैशी के साथ, और हमारी खटक साहब से भी बात हुई है। उसके बाद से खान साहब जो हैं वो इतना गुस्से में आ गए हैं कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक ऐलान आ चुका हो सकता है ऐलान ना आया हो तो आने वाला हो, कि जनाब अली वो इनकी रुकनीत, पार्टी रुकनीत को अब मुअत्तल करने जा रहे हैं, यानी कि शाह महमूद कुरैशी की भी और परवेज़ खटक की भी। और बताया जा रहा है कि न्याजी साहब जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और इसी गुस्से के चक्कर में हर एक ने उनसे अपना नाता रिश्ता तोड़ दिया है। यहाँ तक कि बुशरा बीबी भी जा चुकी हैं, और उन्होंने जो समझा था कि शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक मेरी पार्टी को चलाएंगे, अब उससे भी वो उनकी पार्टी रुकनीत को ख़त्म करने जा रहे हैं जी। तो अब चलते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट ये है कि ओवरसीज़ यूथिए जो कहते थे कि हमारी रेड लाइन इधर है तो हमारी रेड लाइन उधर है, अब वो पाक फौज के हक में नारे लगा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि वो नारे ऐसे ही लगा रहे हैं? मैं वो वीडियो भी आपको दिखाती हूँ, लेकिन इसके पीछे असल में वो इसलिए सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके नायकॉप, उनके पासपोर्ट, उनकी रुकनीत, उनके ये जो सारी चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ हैं, ये सब खत्म हो जाएंगी। क्योंकि आपको पता है पासपोर्ट, उन्होंने कहा है कि जो भी रियासत के खिलाफ बोलेगा उसके पासपोर्ट कैंसिल कर दिए जाएंगे, मुल्क में नहीं आ सकेंगे। तो उससे बचने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, सब लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए भाग रहे हैं। आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। कहाँ गए वो जो कहते थे कि वो हमारी रेड लाइन है और ज़रा हाथ लगा के देखो, हम हाथ तोड़ के रख देंगे और हम ये कर देंगे। हर कोई अपने मतलब का यार होता है। न्याजी साहब ने इन सब को इस्तेमाल किया, अब ये सब जो है अपने फायदे के लिए आगे आ रहे हैं। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। अपना फीडबैक देना हरगिज़ मत भूलिएगा, और बताइएगा कि मजीद और किन टॉपिक्स पे आप वीडियोस चाहते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।